तो अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है और वो जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है वो 25% या उससे ज्यादा लेकिन 50% से कम है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट के अंदर जो ट्रांसफर करना है 1/3 ऑफ प्रॉफिट इनटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड ऑन रिसीट बेसिस पर ट्रांसफर करना है। इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो यहाँ लिखा है सी लिमिटेड की पेड अप कैपिटल है 80 लाख रुपीस और इन्होंने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1 जनवरी को। कैश रिसीव दिया है ईयर एंड तक 18 लाख विच इज 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड मतलब इनकम्प्लीट वर्क अनसर्टिफाइड इज 1 लाख और मटेरियल एट साइट है 30,000। मशीनरी एट साइट कॉस्टिंग 2 लाख रिटर्न हुई है। प्लांट एंड मशीनरी एट साइट है पर जो डेप्रिसिएशन लगाना 5% लगाना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 5,000 में। कुछ लेजर से ट्रायल बैलेंस पता चला है और उनके बैलेंसेस दे रखे हैं। हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट पता लगाना है और बैलेंस शीट शो करनी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है लेकिन क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन ऐसे ज्यादा किए नहीं है इसलिए मैं आपको ये अच्छे से करा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होता है ये क्वेश्चन। तो हम पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं, बाद में फिर हम बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है 45 लाख रुपए की और लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कॉन्ट्रैक्ट पर गई है ऐसा नहीं है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कॉन्ट्रैक्ट पर जाती ही नहीं है, वो वहीं रहती है। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो हमें लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन हमें नहीं दिया है रेट। डेप्रिसिएशन हमें जो दिया है वो प्लांट एंड मशीनरी पर दिया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पर अगर डेप्रिसिएशन दिया होता और बता रखा होता कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर इतना चार्ज करना है तो हम लिख लेते, लेकिन अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा है तो हमें इसका कुछ नहीं करना, केवल बैलेंस शीट में लिख देंगे। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 60% हमारी साइट पर है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम केवल इसका डेप्रिसिएशन लिख दें और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम पूरा का पूरा कितना प्लांट एंड मशीनरी आया वो लिखें और कितना वापसी किया, क्योंकि हमें ऊपर बता रखा वापस भी किया। तो यहां लिख देते हैं हम 2 प्लांट इन और इस 60% है तो 25 लाख का 60% कितना होता है 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए का हमने यहां पर प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया। पहले भी कह रहा हूं दोबारा कह रहा हूं कि हम चाहें तो सीधा डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। अब हमें बता रखा है कि लास्ट डेट पर ईयर एंड पर मटेरियल और मशीनरी वापसी गई है। ईयर एंड पर मतलब पूरे साल खत्म होने के बाद बाय प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न। इसकी कॉस्ट है 2 लाख। ये कब वापस हो रही है, तो ईयर एंड पर है तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ेगा माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम डब्ल्यूडीवी पे लिखते हैं क्रेडिट साइड। 5% डेप्रिसिएशन लगाओ 10,000, ये 1,90,000 रुपीज की ट्रांसफर हुई। क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन लेस होने का मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट से 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, क्योंकि डेबिट में 2 लाख आया होगा कॉस्ट में, क्रेडिट में आया 190, तो 10,000 ऑटोमेटिकली डेबिट में आ गया है क्योंकि हमने पूरे साल मशीनरी यूज करी है ना। 15 लाख में से 2 लाख की वापस आ गई, बची कितनी 13 लाख, वो कहाँ है क्वेश्चन में, उसके बारे में बताएगा नहीं तो आपको खुद दिमाग लगाना है। हमने 15 लाख की मशीन भेजी, 2 लाख की वापसी आ गई, बची कितनी वो लिखनी है। अगर आपने नहीं लिखी क्वेश्चन गलत। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी एट साइट कॉस्ट 13 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 55,000 12 लाख 35। ध्यान है
अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी। जो साइट पर नहीं है 40% प्लांट एंड मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन हम P&L में लिखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो 2 लाख की मशीनरी आई है, ये ईयर एंड में वापस आई है। सपोज ये 30 सितंबर को वापस आई होती तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लिखता मैं यहाँ, तो 3 महीने का P&L में लिखता इस वाली मशीन पे। ये बात ध्यान रखना। ये 2 लाख की मशीन 9 महीने बाद वापस आई, 9 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ, 3 महीने और भी तो लगा है डेप्रिसिएशन, वो P&L में। जैसे बची हुई 40% पे लगा रहे हैं, जैसे इस पे भी लगाते। आगे आएंगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन। हाँ, डेप्रिसिएशन करना होता तो आप चाहो तो ये ईयर एंड में सीधा लिख देते 15 लाख का 5%, 75,000। ठीक है, तो या तो सीधा 75,000 डेप्रिसिएशन लिखो और कुछ भी मत लिखो, या ऐसे लिखो, दोनों ही ठीक है। क्लियर? लॉरीज एंड अदर व्हीकल के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। फर्नीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट की कोई जानकारी नहीं है। मटेरियल सेंड टू साइट, टू मटेरियल 14 लाख लिखा है कि मटेरियल रिटर्न हुआ है बाय मटेरियल रिटर्न। मटेरियल रिटर्न हुआ है, नहीं एट साइट है, मटेरियल एट साइट, सॉरी मटेरियल रिटर्न नहीं है, मटेरियल एट साइट है ना, मटेरियल एट साइट 30,000। फ्यूल एंड पावर, तो फ्यूल एंड पावर के लिए कुछ नहीं बताया, तो यही माने कॉन्ट्रैक्ट का ही खर्च है, तो लिख देते हैं फ्यूल एंड पावर। कितना है? फ्यूल एंड पावर 1,25,000। ठीक है, साइट एक्सपेंसेस कितना है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम, देखो यहां पर हमें ये नहीं बताया इनके 2-3 कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी है, तो और 60% मशीनरी भी यहाँ पर है, तो मैंने ये एज्यूम करा है कि नोट डाल देंगे एक आप, इट इज एज्यूम्ड ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑफिस में काम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही तो हो रहा है। ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिख रहा हूं यही नोट डालकर, P&L में डालेंगे, अल्टीमेटली फाइनल आंसर तो वही आएगा। ठीक है, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट होते तो हम कहते हैं बता नहीं रखा तो मैंने तो वहां डाल दिया। रेट्स एंड टैक्सेस 25,000। कैश एंड बैंक का सेट है वेजेस, टू वेजेस 2,40,000 इनर कॉलम में लिख देता हूँ। कुछ आउटस्टैंडिंग भी है 5,000, 2 लाख। ठीक है, यहां पर आता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड तो 1 लाख रुपए दिया हुआ है। वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, ये तो 1 लाख है। और वर्क सर्टिफाइड बता नहीं रखा, लेकिन बता रखा कैश मिला 18 लाख, जो वर्क सर्टिफाइड का 90% है। तो वर्क सर्टिफाइड 20 लाख हो जाएगा ना। वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू कैश रिसीव्ड अपॉन 90%।
20 लाख हो जाएगा, टोटल हो गया ये 1 लाख। हाँ? अब मैं वर्किंग नोट में ये देख लेता हूँ, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड कितना है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 लाख है, वर्क सर्टिफाइड 20 लाख है, 40%, तो 40% काम हो गया मेरा। तो अगर मेरा काम 40% हो गया है तो मुझे 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड, नोशनल प्रॉफिट रिसीव्ड, वो P&L में ट्रांसफर करना। तो मैं पहले नोशनल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, टोटल कर लेता हूँ। तो कितना टोटल आ गया मेरा क्रेडिट साइड का, $35,55,000। नोशनल प्रॉफिट कितना आ गया, 2,43,000। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, बाय नोशनल प्रॉफिट नोट डाउन 2,43,000। फिर यहाँ लिखता हूँ मैं टू P&L, या तो वर्किंग नोट में निकाल लूँ, यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँ नोशनल प्रॉफिट का 1/3 टू रिसीव्ड बेसिस 90। कितना आया, बाकी का WIP रिजर्व में ट्रांसफर कर दूँ, 1,70,100 बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया। में किसी को कोई डाउट है? अब मैंने बनानी है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनानी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो कंपनी एक पेड अप कैपिटल दे रखी है, मतलब कंपनी है। वैसे तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपनी की पता है बैलेंस शीट बना ही रहे हैं और हमें फॉर्मेट पता भी है, तो उस फॉर्मेट से बना लें, क्या फालतू में नंबर कट जाए तो क्या ही फायदा, या कम से कम एक टी फॉर्म की बजाय स्टेटमेंट फॉर्म में तो बना ही लिया, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, क्योंकि हमें पेड अप कैपिटल दिया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ ई लिमिटेड एज एट 1/12/16, हाँ लिख लेते हैं, तो पहले इक्विटी लाइबिलिटी साइड बनती है, और उसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर जो आता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल हमें दी हुई है 80 लाख, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस, अब जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसके अंदर हमारे पास P&L आना है, जो हमने P&L में ट्रांसफर किया है। तो हमने P&L में 72,900 रुपीज ट्रांसफर करें ना, 72,900, लेकिन इसमें से मैंने कहा था डेप्रीशिएशन जो हमने साइट पर नहीं भेजी हुई प्लांट एंड मशीनरी, वो है 40%। तो 25 लाख का 40% कितना होता है, तो 5%, 50,000 का डिप्रिसिएशन जो नहीं लिखा हुआ हमने,
अगर आप कोई एक्सपेंसेस जो कह रहे थे ना, इनमें से कोई एक्सपेंसेस अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर नहीं करते तो यहाँ माइनस करना। तो 22,900 हमारा P&L आ गया। कोई नॉन करंट लाइबिलिटीज तो दिखाई नहीं दे रही है, एक केवल आउटस्टैंडिंग वेजेस है करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटीज में हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। और कुछ है? वो तो हमने फॉर्मेट देखा था ना, हम क्या करते हैं सेट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव फ्रॉम। अभी तो एक कॉन्ट्रैक्टी का बैलेंस भी है, उसे भी वहां माइनस करते हैं, और साथ ही साथ WIP रिजर्व भी वहां माइनस करते हैं। तो ये टोटल कितना आ गया? असेट साइड नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एग्जाम में आपके पास टाइम ना हो, क्वेश्चन पेपर छूट रहा हो, तो फिर नॉर्मल फॉर्मेट से फटाफट बैलेंस शीट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग 45 लाख ना। वैसे कायदे से तो शेयर कैपिटल को अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस को अंदर, फिर टोटल करके बाहर लिखना चाहिए। वो सब में हम नहीं पढ़ रहे हैं ना। प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख है, पूरे पे 5% लगा दिया ना आपने ना। लेकिन यहां पर कायदे से हमें ये लिखना चाहिए एट साइट, साइट पर कितनी है? याद करो, 12,35,000, 13 लाख माइनस 5% ना। और स्टोर्स पे कितनी है? 25 लाख में से 13 लाख हटा दो तो 12 लाख। 12 लाख की स्टोर में तो 60,000 का डिप्रिसिएशन हटा दो 5%, 11 लाख, टोटल 23,75,000। इतना दिमाग ना चले कोई बात नहीं, आप सीधा लिखना 25 लाख माइनस 5% का डिप्रिसिएशन 1,25,000, तो 23,75,000 आ जाएगा। एक आध नंबर कटने की संभावना है उसमें, कि आपने बताया नहीं कितना साइड पर है, कितना खाए। लॉरीज एंड अदर व्हीकल हैं 8 लाख के, फर्नीचर है 50,000, ऑफिस इक्विपमेंट है 10,000, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ मटेरियल वगैरह है साइट पर, वो सब हमारे पास करंट असेट्स में आ जाएगा। मटेरियल एट साइट कितने का था मटेरियल एट साइट? 30,000, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस भी तो इन्वेंट्री ही होता है, इसे वर्क इन नोट में निकाल लेते हैं। WIP वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितना था? 20 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड कितना था? 1 लाख, लेस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी
कितना था, या पहले WIP रिजर्व ट्रांसफर कर सकते हैं, माइनस WIP रिजर्व में आपने कितना डाला था, 1,70,100 है ना, माइनस कॉन्ट्रैक्टी ये है 18 लाख, कितना आ गया, $1,29,900 कैश एट बैंक 1,33,000, ठीक है। टोटल 80,27,900 आना चाहिए, आ रहा है, तो ये हमने बैलेंस शीट बना ली, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस कंप्लीटेड हमें दिया हुआ था, अगर इनकम्प्लीट होता तो हमारा बैलेंस शीट हमारी पूरी मैच नहीं हो सकती। एक अच्छा खासा हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है, इसी टाइप से क्वेश्चंस होने हैं जिसमें मोर देन 50% काम हुआ है, तो वहां पर 2/3 हो जाएगा, 1/3 की जगह, सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही